यूनिक स्टडी पॉइंट में स्वागत है और ये है लेक्चर नंबर 10। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं अभी। तो ये लेक्चर नंबर 9 तक हमने अभी तक सॉल्व कर लिया है। लेक्चर नंबर 9 इसमें अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, हमने डीसी करंट्स के देख लिए हैं। ठीक है, हमने जो है कैपेसिटर्स और कंडेंसर के क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है, और अब जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की जो ये क्वेश्चन सीरीज़ है, इसमें हम 25 to 26 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। ये पहला क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, इनमें तमाम ये मटेरियल दिए हुए हैं हमको 4, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा परमानेंट मैग्नेट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि हमको पता है कि परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इनमें से हमारा कोबाल्ट स्टील ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। बाकी सब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, लेकिन वो हमारे सॉफ्ट नेचर के हैं, यानी ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये भी सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट। ठीक, तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, जो मशीन्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। ठीक है, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। तो याद रखिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया है नंबर 1 मोटर, नंबर 2 जनरेटर, नंबर 3 ट्रांसफार्मर और नंबर 4 नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो हमेशा किसके लिए काम आता है, वो हमेशा काम आता है मोटर्स के लिए। मतलब ये हमें बल की दिशा बताता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन बताता है। इसमें हमको फोर्स की डायरेक्शन मिलती है, और फोर्स कहाँ उत्पन्न होता है, मोटर्स में। फोर्स कहाँ उत्पन्न होता है, मोटर्स में। तो इसलिए जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो किसी भी चालक पर लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। अतः ये नियम कहाँ यूज होगा, मोटर्स में। ठीक है, और जनरेटर्स में कौन सा यूज होता है, जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वहाँ पे कौन सा यूज होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में हम लोग देखते हैं कौन सा, फैराडेज लॉ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोटर्स में कौन सा लॉ यूज होता है, मोटर्स में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट के बारे में, उसकी डायरेक्शन बताता है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। तो वो हमको जनरेटर में यूज करते हैं, तो राइट हैंड रूल जनरेटर में और लेफ्ट हैंड रूल मोटर में। नेक्स्ट, इफ करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द पोलरिटी ऑफ द नियरर पोल इज। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो है करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो बताना है कि उस जो जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है उसका नज़दीकी पोल कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो जो हमारा उत्पन्न फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, बाहर की तरफ, इस गोले से बाहर की तरफ। ठीक है, गोले से बाहर की तरफ। और हमारी फ्लक्स कहाँ से बाहर की तरफ निकलती है मैग्नेट में, नॉर्थ पोल से। किससे, नॉर्थ पोल से। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। इसको हम इसे भी समझ सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज मोशन होगा तो करंट का, तो वहाँ पे साउथ पोल बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब क्लॉकवाइज मोशन होगा तो जो हमारा फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस रिंग के इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी अंदर की तरफ होगा। यानी इसको हम लोग क्रॉस से शो करेंगे, नॉर्थ की तरफ डॉट से शो करते हैं। तो डॉट का मतलब नॉर्थ उत्पन्न हो रहा है, क्रॉस का मतलब साउथ। ठीक, तो अगर क्लॉकवाइज होता तो साउथ पोल बनता वहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंडक्टर स्टोर्स इन एनर्जी इन व्हाट फॉर्म। मतलब एक हमारा प्रेरक किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा कोर। तो हमेशा क्या याद रखना है कि इंडक्टर जो है हमारा वो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हमेशा वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो इंडक्टर जैसे कि हमको पता है एल और सी दोनों क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इंडक्टर किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। ठीक है, और कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। ठीक, तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कैपेसिटर किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो किस फॉर्म में स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म, यानी वैद्युत स्थैतिकी क्षेत्र में। ठीक, और हमारा इंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में है। जिसको हम लोग देखते हैं कैपेसिटर में क्या होती है? दो प्लेट्स होती हैं कंडक्टिंग, उसके बीच में ये चार्ज के फॉर्म में अपना स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंडक्टर क्या होता है? कॉइल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसमें एनर्जी क्या करता है? ये स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीन बाई मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ आयन? लोहे की जो चुंबकीय संतृप्तता होती है उसका मतलब क्या है? पहला क्या कह रहा है? स्ट्रेंथिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई यूजिंग आयरन। ठीक है, कि लोहे की चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलीकरण करना, यानी उसको बढ़ाना, उसकी पारगम्यता बढ़ाना। दूसरा, द पार्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व इन विच द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच कॉजेस अ लिटिल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम लोग चुंबकन वक्र बनाएं तो उसमें वह भाग जब हम बहुत ज़्यादा चुंबकीय घनत्व तो बढ़ाते जाते हैं परंतु चुंबकीय सामर्थ्य नहीं बढ़ता है वह भाग। ठीक, तीसरा कह रहा है द लॉसेज ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन, की है मैग्नेटाइजेशन के दौरान जो क्षय होता है वो। चौथा कह रहा है कि संतृप्तता के क्षेत्र में प्राथमिक चुंबकन पूरी तरह से व्यवस्थित ना हो। ठीक है, इन द रीजन ऑफ सैचुरेशन द एलिमेंट्री मैग्नेट्स आर नॉट येट अरेंज्ड फुल्ली। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, जो हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व बनाते हैं या हम लोग बीएच कर्व बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं यू बीएच कर्व बनता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या लगते हैं? बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच लगते हैं। और जब हम लोग बीएच कर्व ऐसे ड्रा करते हैं तो देखते हैं एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि हम लोग बी का मान बढ़ाते जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में जो बदलाव आता है वो एकदम नगण्य हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो ये जो हमारा भाग मिलता है यहाँ पे बीएच कर्व में या मैग्नेटाइजेशन कर्व में, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस भाग को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या कहते हैं? सैचुरेशन रीजन। यही क्या है? सैचुरेशन। जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट हो जाता है, यानी जिस पॉइंट पे अगर हम बी बढ़ाते जाएं तो हमारा एच ज़्यादा ना बढ़े, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा ना बढ़े, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, चुंबकीय घनत्व बढ़ाने पर तो उस पॉइंट को कहते हैं क्या? सैचुरेशन पॉइंट। ठीक, और इसके बीच के आगे वाले भाग को सैचुरेशन पार्ट कहा जाता है। अगला देखिए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, एज पर ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, इनमें से क्या जो है हमारा मैग्नेटिक सर्किट का ओम्स लॉ बता रहा है? पहला क्या है? फ्लक्स इक्वल टू रिलेक्टेंस अपॉन एमएमएफ। फ्लक्स इक्वल टू रिलेक्टेंस अपॉन एमएमएफ। ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक, तीसरा क्या है? फ्लक्स इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। चौथा फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। ठीक, तो ईएमएफ तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ईएमएफ मैग्नेटिक सर्किट में आता है, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले हमको ये समझना होगा कि कोरिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में थोड़ा कोरिलेशन देख लेते हैं, डिटेल में हम लोग अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जिनका यूज हुआ है उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होती है वैसे ही हमारी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। ठीक, जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वैसे यहाँ पे रिलेक्टेंस होता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे ईएमएफ होता है वैसे यहाँ पे एमएमएफ, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो हमने ओम्स लॉ क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है? फाई, यहाँ पे फ्लक्स के बारे में ना सब, तो फ्लक्स इक्वल हमने पढ़ा ना, आई इक्वल टू क्या हो जाता है? वी अपॉन आर। तो आई यानी हमको फ्लक्स से रिप्लेस कर देना है। फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी मतलब ईएमएफ होता है वहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमएमएफ। तो ये क्या हो गया? एमएमएफ अपॉन आर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको रेजिस्टेंस की जगह? रिलेक्टेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिलेक्टेंस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया? एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है? अ कॉइल ऑफ 150 टर्न इज लिंक्ड विद अ फ्लक्स ऑफ 10 मिलीवेबर व्हेन कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, कह रहा है कि एक कॉइल है। ठीक, उस कॉइल में हमारे पास n इक्वल टू 150 टर्न्स है। ठीक है, इतने टर्न्स दिए हुए हैं और उसमें जो फ्लक्स हमने दी है वो जो फ्लक्स लिंक हो रही है उससे वो कितनी 10 मिलीवेबर, 10 × 10⁻³
वेबर, और उसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो हमारी है 10 एम्पियर। तो हमें इंडक्टेंस एल बताना है। तो इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन फाई बाई आई, एन फाई बाई आई, ये फार्मूला याद रखेंगे। ठीक, फार्मूला आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब क्वेश्चन करते रहिए, तो अपने आप जो है वो याद हो जाएंगे आपको। तो एल एन फाई एल के कई फार्मूले होते हैं, जिनमें से एक फार्मूला ये है, जहाँ के हम तो यहाँ पे गिवन डेटा के हिसाब से फार्मूला चूज कर लिया, एन फाई बाई आई। तो एन कितना हो गया 150, फाई कितना हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -3, आई कितना है हमारा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना आएगा 0.15 हेनरी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही गया, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगा कह रहा है इन मैग्नेटिज्म द इक्विवेलेंट ऑफ यूनिट न्यूटन पर वेबर। ठीक है, तो न्यूटन पर वेबर यहाँ पे एक हमको ये यूनिट दी हुई है, और इनका कहना है कि इसका इक्विवेलेंट यूनिट क्या होगा। तो हमें ये पता है न्यूटन पर वेबर किसकी यूनिट है, न्यूटन पर वेबर यूनिट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, किसकी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की दूसरी यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा था, कौन सी यूनिट होती है, एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की दूसरी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, और इसको हम लोग एक और यूनिट के नाम से जानते हैं, वो क्या है, ओरेस्टेड। क्या है वो, ओरेस्टेड। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसकी कई जनरलाइज यूनिट्स हैं। पहली क्या है, न्यूटन पर वेबर, हमने देख ली यहाँ पे, दूसरी एम्पियर पर मीटर, तीसरी ओरेस्टेड। कोई भी यूनिट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उसको यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, एम्पियर पर मीटर। दोनों किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी एच की। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स विथ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड 2 हेनरी हैविंग अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी बिटवीन देम कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड √2 रिस्पेक्टिवली, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन जूल्स। ठीक है, तो वैसे इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 Li², लेकिन यहाँ पे अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात भी आ गई, और दो अलग अलग कॉइल्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली वाली कॉइल के लिए क्या हो जाएगा L1 I1²। ठीक है, दूसरी वाली कॉइल के लिए क्या हो जाएगा 1/2 L2 I2²। ठीक है, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा M I1 I2, ये क्या है, म्यूचुअल बनेंगे। तो हमारे पास नेट टोटल ये क्या होगा, E1 है, ये E2 है। ठीक, तो टोटल हमारे पास ई टोटल क्या आएगी, वो आ जाएगी हाफ L1 I1² पहले कॉइल से, फिर हाफ L2 I2² दूसरे कॉइल से, फिर दोनों के म्यूचुअल से जो एनर्जी स्टोर होगा वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ L1 कितना दिया हुआ है 1, तो हो गया 1, I1 कितना दे रहा है, पहली वाली कॉइल में करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो I1 कितना लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस हाफ L2 दे रहा है 2, तो L2 को लिखेंगे 2, और दूसरी करंट कितनी है √2 एम्पियर, तो ये कितनी हो गई √2 का स्क्वायर प्लस M, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 1 हेनरी, तो 1 × 2 × √2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ 2 प्लस ये से ये कैंसिल, प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2√2, यहाँ से हमको क्या मिला 4 प्लस 2√2, कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस √2। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा मिला है इसमें हमको, ऑप्शन बी। तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी भी किसमें, जूल में। ठीक, तो ये इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन था, तो क्योंकि पहली कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी ये है, दूसरी कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी ये है, और दोनों से म्यूचुअली जो इंडक्शन है उसके कारण स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी ये, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, दोनों का समेशन प्लस म्यूचुअल एनर्जी का, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी उसका समेशन। तो ये हमारी टोटल एनर्जी है जो उन दोनों इंडक्टर्स के बीच में स्टोर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू। ठीक है, इंडक्टेंस का गुण इनमें से क्या है, पहला है प्रतिरोध में बदलाव का विरोध, दूसरा आवृत्ति में बदलाव का विरोध, तीसरा धारा में बदलाव का विरोध, चौथा वोल्टेज में बदलाव का विरोध। तो हमेशा याद रखिए कि जो इंडक्टेंस है, ठीक है, इंडक्टेंस जो है उसका एक प्रमुख गुण क्या है, अपोज ऑफ चेंज इन करंट। ठीक है, अपोज ऑफ चेंज इन करंट। ठीक है, वो करंट के चेंज का विरोध करता है। क्यों, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना इंडक्टर में के इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इक्वल टू -LdI/dt। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेंज इन करंट करता है, यानी बहुत कम समय में अगर करंट को चेंज कर दिया, यानी डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाए, तो हमारा ई कितना हो जाएगा, वो इनफाइनाइट होने लगेगा। ठीक, जो कि संभव नहीं, इसलिए क्या करता है
चेंज इन करंट का विरोध करता है। तो इंडक्टर क्या करता है, अपोजिट चेंज इन करंट। यही कारण है कि जब हम लोग देखते हैं कि इस वो हम लोग जो हैवी लोड्स जैसे कूलर वगैरह जब प्लग करते हैं तो क्या हमको स्पार्किंग मिलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे करंट चेंज हो रही होती है। ठीक, उस चीज़ का वो क्या करता है, इंडक्टर विरोध करता है, इस कारण आपको यहाँ पे स्पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, अगर सेम चीज़ कैपेसिटेंस के लिए पूछा जाए कि कैपेसिटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो क्या करता है, अपोज ऑफ चेंज इन वोल्टेज। तो ये क्या करता है, ये कैपेसिटर का गुण है, ये कैपेसिटर का गुण है। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज के गुणों का विरोध करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये चेंज इन वोल्टेज होगा सडन, तो यहाँ पे क्या होगा, आई टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि संभव नहीं, इसलिए वो क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का विरोध करता है। और इंडक्टर क्या करता है, हमारा चेंज इन करंट का विरोध करता है। नेक्स्ट क्यूरी पॉइंट, क्यूरी पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द वोल्टेज एट विच अ मैग्नेटिक मटेरियल लॉसेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, द टेम्परेचर एट विच अ मैग्नेटिक मटेरियल लॉसेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, द वोल्टेज एट विच अ मैग्नेटिक मटेरियल गेन्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चौथा, द टेम्परेचर एट विच द मैग्नेटिक मटेरियल गेन्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या कहने का मतलब है, इसमें कहने का मतलब ये है कि क्यूरी पॉइंट क्या होता है। तो हमको पता है क्यूरी पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर या जिससे ज़्यादा तापमान करने पर हमारा जो मटेरियल होता है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस कर देता है। वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या कर देता है, लॉस, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो खो देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो वो टेम्परेचर जिस पर या जिससे ज़्यादा टेम्परेचर कर देने पर हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन भी आते हैं कि आप पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट एट विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉसेज इज मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट, ये पॉइंट वो पॉइंट करके दे देगा। तो आप वहाँ क्या करेंगे, क्यूरी पॉइंट। तो क्यूरी पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जिसपे हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, वो टेम्परेचर का पॉइंट है जिसपे हमारा मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ मटेरियल whose relative permeability is 1 when the flux density is मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी H वो पूछ रहा है, दे क्या रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर कितना दे रहा है 1। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B कितना दे रहा है 0.005 टेस्ला। ठीक है, तो हमको फार्मूला पता है B और H में क्या फार्मूला होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H। ठीक है, हमको निकालना क्या है H, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। बी कितना दे रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू कितना दे दी 4 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, म्यू आर की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा हमको निकालना ही है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर 3, नीचे कितना आ जाएगा 4 इंटू 3.14। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यू आपको मिलेगी 3980, नियरली 3980 आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो एम्पियर टन पर मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बी इक्वल टू क्या होता है म्यू एच, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं म्यू नॉट म्यू आर एच। ठीक है, काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछ जाता है। बी क्या है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज, अभी पीछे क्वेश्चन में था यूनिट हमने देखी भी वहाँ पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, बी क्या होता है फाई अपॉन ए। ठीक है, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी यूनिट क्या होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये जनरल यूनिट है। ठीक है, वेबर पर यूनिट के अलावा इसकी यूनिट कौन सी, टेस्ला। कौन सी यूनिट है, टेस्ला। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बोले या टेस्ला बोले, दोनों किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाई की। तो कौन सी यूनिट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट याद रखिए, कभी भी पूछ सकता है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया हमको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, आप तमाम बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, एडी करंट लॉसेज इन मैग्नेटिक कोर इज। ठीक है, इसमें से कौन सा एडी करंट लॉस है। ठीक है, तो एडी करंट लॉस का तो इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। जनरलाइज फार्मूला क्या है पी ई इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर
टी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं टी और वी का रिलेशन नहीं दिया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन बी, ये हमारा सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये पूरा हमारा फॉर्मूला है, क्या है, एडी करंट लॉसेस का। यहाँ पे के क्या है, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट लॉसेस, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट लॉसेस। बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। टी क्या है, टी इज थिकनेस, थिकनेस ऑफ मटेरियल, किसमें, मीटर में। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। वी क्या है, वॉल्यूम, उस मटेरियल का वॉल्यूम, वो भी मीटर क्यूब में। तो याद रखिए क्या होता है, इतने वॉट। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है किसका, एडी करंट लॉसेस का, के ई बी मैक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू यू वी। क्या है, वी यहाँ पे वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, एफ फ्रीक्वेंसी, टी थिकनेस ऑफ मटेरियल मीटर में, वी मैक्स क्या है, नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम, और के कोफिशिएंट ऑफ एडी करंट लॉसेस। ठीक है, ऐसे हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पी एच इक्वल टू ईटा बी मैक्स 1.6 इंटू एफ इंटू वी। ठीक है, यहाँ पे ईटा क्या है, ईटा यहाँ पे है स्टैंडमेट्स कांस्टेंट, ठीक है, स्टैंडमेट्स कांस्टेंट है। ठीक है, बी मैक्स वही है, एफ फ्रीक्वेंसी है, और वी हमारा क्या है, वॉल्यूम। ये किसका है, ये हमारा हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला, किसमें, वॉट में। ठीक, ईटा क्या है यहाँ पे, स्टैंडमेट्स कांस्टेंट। ठीक है, स्टैंडमेट्स कांस्टेंट, इसको याद रखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैग्नेटिक सर्किट रिक्वायर्स 880 to produce a certain quantity of flux in magnetic circuit. If its excitation coil is 100 turns and 5 ohm resistance, the voltage to be applied in exciting coil is। ठीक है, कह रहा है कि हमको जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कुछ एक सर्टेन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो हमको मैग्नेटिक सर्किट की रिक्वायरमेंट है, वो कितना दे रही है, 80, वो दे रहा है 880 एम्पियर टन। ठीक है, इफ कह रहा है कि इफ इट्स एक्साइटेशन कॉइल है 100 टन, मतलब जो कॉइल है उसमें टन कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 5 ओम। उसका रेजिस्टेंस कितना दे रहा है, 5 ओम। तो हमको बताना है कि वहाँ पे कितना वोल्टेज हमको अप्लाई करना पड़ेगा उतनी फ्लक्स बनाने के लिए। ठीक है, उतनी फ्लक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम करंट निकाल लें। एम्पियर टन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एम्पियर टन कितना दिया हुआ है, 800। ठीक है, टन हमको दे दिया कितना, 150। ठीक है, करंट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से आई, तो आई इक्वल टू कितना, सॉरी 800 है, तो आई हमको हमारे पास कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, टन है 100 ना, 150 नहीं, टन 100, तो आई हमारे पास कितना आ गया, 8 एम्पियर। हमको करंट मिल गया 8 एम्पियर। ठीक है, करंट मिल गया कितनी, 8 एम्पियर। हमको रेजिस्टेंस पता है कॉइल का कितना, 5 ओम, तो हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। वी इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू आर। आई कितना निकाल लिया हमने, 8, आर कितना दिया, 5, तो वोल्टेज कितना अप्लाइड हो गया, 40 वोल्ट। ऑप्शन बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, coil wound over an iron carries certain current and it establishes flux in a ring. If the area of cross section of the ring is double the flux density in the core is। ठीक है, कह रहा है कि कुछ करंट मान लो आई फ्लो हो रही थी। ठीक है, समथिंग आई करंट फ्लो हो रही थी, उस समय हमारा फ्लक्स कितना बन गया, बी। ठीक है, तो उसमें फ्लक्स डेंसिटी कितनी बनी, बी, तो मान लो हमने कितनी हो गई, 5/A। ठीक, इसको हमने B1 मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिंग इज डबल। अब रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया, यानी B2। तो अब रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया, तो ये क्या फ्लक्स तो नहीं रही, करंट तो बढ़ा नहीं रहे, तो एरिया क्या हो गया हमारा, डबल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2A। एरिया कितना हो गया, 2A, एरिया हो गया डबल, है ना, रिंग का डबल हो गया। तो अब ये पूछ रहा है कि जो नया हमारा B2 आया वो कितना होगा, तो हम लोग डिवाइड कर दें, B2/B1, देख ले कितना आ रहा है, कितना हो गया ये 5/2A अपॉन 5/A, सब कैंसिल, तो बचा कितना, B2/B1 इक्वल टू 1/2। तो हम लोग देख सकते हैं B2 इक्वल टू क्या हो गया, B1/2, B1/2 हो गया। B2 इक्वल टू कितना हो गया, B1/2। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो नई फ्लक्स डेंसिटी आई वो पुराने की कितनी है, हाफ। तो न्यू फ्लक्स डेंसिटी इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, जितनी पहले थी उसकी क्या हो गई, हाफ। तो ऑप्शन कौन से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट
तो लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड, ठीक है, लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड। तो लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट क्या कहलाती है, इंडक्टेंस। लिंकेज फ्लक्स पर यूनिट करंट क्या कहलाती है, इंडक्टेंस। तो L इक्वल टू का दूसरा फार्मूला क्या है, साई अपॉन आई, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एन फाई बाई आई, अभी हमने फार्मूला देखा था ना। तो ये क्या है, फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट हम लोग क्या कहलाती है, इंडक्टेंस। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, इसी को हम लोग एन फाई बाई आई लिख सकते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज का क्या कहते हैं, साई। फ्लक्स लिंकेज का फॉर्म सिंबल क्या है, साई, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन फाई। तो फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट एम्पियर क्या कहलाता है, हमारा इंडक्टेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेजर ऑफ, सब्सटेंस की परमेबिलिटी क्या मेजर करती है, पारगम्यता। ठीक, तो कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा, द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द मैग्नेट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, तो परमेबिलिटी हमारी क्या बताती है, कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, मतलब उस पदार्थ की चालकता का चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, मतलब उस जो हमारा पदार्थ है वो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कितनी चालकता देता है, वही हमारी पारगम्यता मेजर करती है। ठीक है, जैसा वहाँ पे कंडक्टिविटी होती है मैग्नेटिक सर्किट्स में हमारे, वैसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, वैसे ही हमारी मैग्नेटिक सर्किट्स में क्या होती है, परमेबिलिटी। ठीक है, ये क्या करती है, वहाँ हम लोग परमिटिविटी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हम लोग क्या पढ़ते हैं, परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या बताती है, उस जो हमारा पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मटेरियल के लिए वो कितना हमारा चालक है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए। ठीक है, मतलब वो हमारा सब्सटेंस चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कितना चालक है, यही हमारा परमेबिलिटी उसका मापन है। यही परमेबिलिटी हमारी यही मापती है कि वो पदार्थ कितनी बल रेखाओं को अपने अंदर से पास होने देगा, यानी कितना उनका अधिक चालकता प्रदान करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए परमेबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, अधिक से अधिक होनी चाहिए, ताकि वो अधिकतम करंट, अधिकतम बल रेखाएं अपने अंदर से पास कर सके और ईएमएफ हमारा इंड्यूस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज गिवन एज। ठीक है, एक कोई काफी सारे क्वेश्चन पूछा गया, तो कह रहा है किसी कॉइल में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, यानी इंडक्टिव कॉइल में। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन, ठीक है, एल डी स्क्वायर आई इंटू डी टी स्क्वायर, ये तो गलत हो गया। तो दूसरा एल डी आई बाई डी टी, ये कुछ हद तक सही। तीसरा एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, तो सेम हो गया ये एल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इसको यहाँ पे कैंसिल हो गया। चौथा क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, ये। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक, माइनस यहाँ पे क्या शो करता है, लेंज लॉ को, क्या शो करता है, लेंज लॉ को। ठीक है, यहाँ पे देखो एल डी आई बाई डी टी भी दिया हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें लेंज लॉ इंक्लूड नहीं है। तो कंप्लीट जो हमारा ईएमएफ है वो क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस क्या शो करता है, लेंज लॉ, यानी अपोज का। ठीक, लेंज लॉ क्या बताता है, लेंज लॉ ये बताता है कि जिसके कारण ये ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो उसी का विरोध करता है, उसी का क्या करता है, ये विरोध करता है। इसलिए हम हमको नेगेटिव सेकेंड, इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, अपोजिट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस, किसके लिए, लेंज लॉ से। तो हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला है कौन सा है, वो डी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कॉइल्स में, उसका। नेक्स्ट, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 2 वोल्ट व्हेन करंट इज चेंजिंग फ्रॉम 5 चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, वही उसी फार्मूले पे क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो एल इक्वल टू हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, डी आई बाई, वी इक्वल टू क्या पढ़ा, ई इक्वल टू कुछ भी, एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या बताता है, चेंज इन रेट ऑफ करंट। ठीक है, ये तो है चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट, ये बताता है। तो वी हमको दे दिया 2 वोल्ट, एल हमसे पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी कितना दे रहा है, 0.5। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, 4 हेनरी। एल इक्वल टू कितना आ गया, 4 हेनरी। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, इसमें लोग क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू बोले या वी इक्वल टू, ठीक, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो पोलरिटी बताना होगा तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे हमको पोलरिटी से मतलब है नहीं, केवल हमको इंडक्टेंस से मतलब है। ठीक, तो ये कितना हो गया, 4। एल हमको कैलकुलेट करना है, डी आई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ करंट, वो कितना दे रहा है, 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकंड में 0.5 एम्पियर करंट चेंज हो जा रही है। तो हमने रख दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 पर एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ से हमको एल की वैल्यू मिल गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज द फिनोमिना ऑफ। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कौन सा फिनोमिना है जो कि मैग्नेटिक सर्किट्स में होता है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा, जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन है चौथा, चेंज इन फिजिकल डायमेंशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटोस्ट्रक्शन क्या है, यह है ऑप्शन डी। ठीक है, जब हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजेशन साइकिल में रखते हैं तो उसके डायमेंशन में चेंज आते हैं, यानी उसके आयामों में चेंज आते हैं। ठीक है, मतलब वो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी उसके डायमेंशन चेंज होते हैं, यानी वो फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इसी जो हमारी ये घटना है इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफेक्ट, यानी मैग्नेटोस्ट्रक्शन प्रभाव। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रक्शन प्रभाव। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग मैग्नेटाइजेशन साइकिल के लिए इसको रखते हैं, यानी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो उसके डायमेंशन में बदलाव आता है। ठीक है, वो फैलता है और सिकुड़ता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटोस्ट्रक्शन। ये प्रक्रिया हमको देखने को कहाँ मिल जाती है, ट्रांसफार्मर्स में। कहाँ मिल जाती है, ट्रांसफार्मर्स में, जिसके कारण हमको ट्रांसफार्मर में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। ठीक है, कौन सी आवाज़ होती है, वो हमिंग नॉइज। ठीक है, उस हमिंग नॉइज को कहाँ मिलती है हमको, वो ट्रांसफार्मर्स में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, ट्रांसफार्मर। कभी ट्रांसफार्मर के बॉल से आप निकलेंगे तो कौन से हमको आवाज़ मिलेगी, हमिंग। वो किसके कारण होती है, मैग्नेटोस्ट्रक्शन के कारण। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लगातार वो मैग्नेटाइजेशन साइकिल में उसका कोर अंदर जो मटेरियल है वो रखा है। ठीक है, इसीलिए वो मैग्नेटोस्ट्रक्शन करता है और जिससे वो आवाज़ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगला क्या है, मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव। ठीक है, अगर कोई जो है वो रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म में रखा गया है, यानी जल्दी जल्दी परिवर्तन होने वाले एक मैग्नेटिक साइकिल में या मैग्नेटिक क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में किसी अगर मटेरियल को रख दिया गया है, तो उसमें इनमें से क्या गुण होना चाहिए। ठीक, पहला लार्ज एरिया ऑफ बीएच लूप। ठीक, दूसरा हाई परमेबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस। तीसरा हाई कोरोसिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। चौथा हाई कोरोसिविटी एंड हाई लो डेंसिटी। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग उसको रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म में रख रहे हैं, यानी तेजी से बदलने वाला ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों तेजी से हो रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो बीएच लूप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, बहुत ही पतला होना चाहिए। ठीक है, जितना कम से कम वो इतना वो कम से कम हो सके उतना पतला होना चाहिए। ठीक है, वो एकदम पतला होना चाहिए ताकि आसानी से वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके। ठीक है, उसकी कोरोसिविटी और रिटेंटिविटी दोनों कम होनी चाहिए ताकि कम से कम रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो कर सकें। ठीक, तो उसकी परमेबिलिटी हाई, उसके हिस्टैरिसीस लॉस लो होना चाहिए। लो हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब यही होता है कि जो बीएच लूप का एरिया हो वो कम से कम हो। ठीक है, हमारा बीएच लूप का एरिया, यानी यही जो बीएच लूप हम लोग बनाते हैं हिस्टैरिसीस लूप, इसका एरिया हमको क्या बताता है, मैग्नेटिक हमारा हिस्टैरिसीस लॉस बताता है, ये बताता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक, जितना कम एरिया होगा उतना कम हिस्टैरिसीस लॉस होगा। ठीक है, और जितनी हाई परमेबिलिटी होगी उतना आसानी से वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकेगा। अगर कोरोसिविटी हाई हो जाएगी तो ज़्यादा हमको यहाँ पे कोरोसिव फोर्स मिलने लगेगा, और रिटेंटिविटी अगर हाई हो गया तो ज़्यादा हमको अब नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा बेस्ट है इसमें, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है, एन इंडक्टर एल इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट डीसी सप्लाई, व्हाट विल बी द रिएक्टेंस ऑफ। ठीक है, कह रहे हैं कि एक हमारे पास इंडक्टर है, ठीक, उसको हम लोग 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका इंडक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे समझने वाली बात क्या है, डीसी सप्लाई। क्या है डीसी सप्लाई, तो डीसी सप्लाई में हमको सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, जीरो। तो अगर हमको क्या पता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, 2πfl। ठीक, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो एक्सएल इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो उसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसीलिए जो डीसी सप्लाई के लिए हमारा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका इंडक्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाता है, जीरो, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा जगह, ऑप्शन डी। इसीलिए इसी तरह के अगर कैपेसिटर के बारे में पूछता, कैपेसिटर का रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी इक्वल टू 1/2πfc। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता, अनंत हो जाता, उसका रिएक्टेंस क्या हो जाता, अनंत हो जाता। इसीलिए हमारा कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए क्या करता है, एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है, एज अ ओपन सर्किट, और हमारा इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कह रहा है इनमें से जो हमारे मटेरियल दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपल किया जाएगा। ठीक,
तो रिपल्सन कौन से मटेरियल्स में होता है? केवल और केवल डायामैग्नेटिक, यहाँ पर लिखते हैं डायामैग्नेटिक। यही मटेरियल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? लेस देन 1। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है इनकी? लेस देन 1। और पैरा की क्या होती है? म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, ज़्यादा होती है। और फेरो की बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों से ज़्यादा, ठीक है। म्यू आर क्या है? फेरो की जो हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पैरा की जस्ट ग्रेटर देन 1 और डाया की लेस देन 1, यानी 1 से कम होती है। इसलिए अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है? रिपल करता है। तो इसमें कौन सा डायमैग्नेटिक मटेरियल है? केवल डी, यही डायमैग्नेटिक मटेरियल। बाकी सब क्या है? सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सारे कैसे हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा है? कॉपर एल्युमिनियम, ये सब क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कोबाल्ट क्या है इसमें? कोबाल्ट है हमारा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये दोनों कैसे हैं? सॉफ्ट। तो कोबाल्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाने में, इन दोनों का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, याद रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हेन रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड, अभी हमने बताया इसके पहले ही, ठीक है। अगर किसी की रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 है, ठीक है, वही कह रहा है ना, स्लाइटली लेस देन 1, यानी म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, तो हमने बताया वो कौन से मटेरियल कहलाते हैं? वो कहलाते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक। कौन से कहलाते हैं? डायामैग्नेटिक, ठीक। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पे? म्यू आर इज लेस देन 1, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने बताया म्यू आर इज जस्ट ग्रेटर देन 1, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है? म्यू आर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेटर देन 100, ठीक है। 100 या हज़ारों से ज़्यादा, जैसे स्टील, आयरन, सबका क्या होता है? 1000 से भी ज़्यादा होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। पैरामैग्नेटिक के लिए जस्ट ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? लाइटली अट्रैक्ट, बहुत हल्के अट्रैक्ट होते हैं। इनमें अगर हम लोग रख देंगे तो ये क्या होंगे? रिपल्ड होंगे। इनको क्या करेगा? किसी तरह रिपल करेगा, ठीक है। इनको लाइटली अट्रैक्ट करेगा, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब ये हाईली मैग्नेटाइज होंगे, ये बहुत कम मैग्नेटाइज होंगे, ये मैग्नेटाइज ही नहीं होंगे। क्या करा जाएगा? इनका अपोजिशन ही करेगा, ठीक। तो इनका जो है परमेबिलिटी लेस देन 1 होता है, इनका जस्ट ग्रेटर देन 1 और इनका काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक का काफ़ी ज़्यादा, पैरामैग्नेटिक का जस्ट ग्रेटर देन 1 और इसका लेस देन 1। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? द डिफरेंशियल कपलिंग ऑफ 2 कॉइल्स इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। जो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिफरेंशियल कपलिंग, यानी जो कपलिंग की गई कॉइल्स के बीच में वो डिफरेंशियल है, ठीक है। उनका सेल्फ इंडक्टेंस दे रहा है, यानी जो पहली कॉइल है उसका इंडक्टेंस दे रहा है 2 मिली हेनरी, ठीक। दूसरी कॉइल जो है हमारी L2 उसका इंडक्टेंस दे रहा है 4 मिली हेनरी, और उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M वो कितना दे रहा है? वो दे रहा है 0.5 मिली हेनरी। अब पूछ रहा है कि अगर इनका इक्विवेलेंट इन हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कपलिंग है, तो डिफरेंशियल कपलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक। तो L1 कितना हो गया? 2 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 0.15, तो कितना हो गया? 6 माइनस 0.3, तो कितना हो गया? 5.7 मिली हेनरी। ये हमारा क्या आ गया? L इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक। डिफरेंशियल कपलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? माइनस, ठीक है। तो L1 प्लस L2 माइनस 2M, M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो यहाँ पे दिया हुआ है 0.15। तो इस प्रकार से लेक्चर नंबर 10 के जो 26 क्वेश्चन थे वो आज समाप्त हुए। अब हम लोग लेक्चर नंबर 11 में मिलेंगे, जहाँ पे और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस लेके आएंगे 25, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हो सकता है एक और लेक्चर बनाना पड़े म्यूचुअल इंडक्शन, इस पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, फिर हम लोग AC सर्किट्स पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर AC के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। धन्यवाद।